Jai Mata Di. Today we are going to talk about new criticism. न्यू क्रिटिसिज्म एक फॉर्मलिस्ट मोमेंट था इन लिटरेरी थ्योरी जो कि इस चीज पे जोर डालता था टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग पे. दैट मीन्स कि वो एम्फसाइज करता था क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, पर्टिकुलरली पोइट्री में, टू डिस्कवर हाउ a work of literature function as self-contained, self-referential aesthetic object. सो अगर इन शॉर्ट हम कहें कि न्यू क्रिटिसिज्म में होता क्या था कि जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पे फोकस करना होता था, कि जो भी पेजेस, जो भी टेक्स्ट के पेजेस में लिखा हुआ है उस पे जोर देना, ना कि कोई ऐसी चीज पे जोर देना कि उसका टेक्स्ट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, बायोग्राफिकल डेटा क्या है. इस तरीके की चीजों पे कोई जोर नहीं देना है. कहने का मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट को इतनी बारीकी से पढ़ो कि वो टेक्स्ट अपने आप में इंडिपेंडेंटली है. दैट मीन्स कि आपको उसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है कि उसको कैसे ऐतिहासिक टाइम में लिखा गया है या फिर उसको लिखने वाले का मतलब बायोग्राफी क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है. उसे ये जो न्यू क्रिटिसिज्म जो मोमेंट था उसमें यही चीजें थी. सो ये जो नाम है, द मोमेंट ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम जॉन क्रो रैंजम्स द बुक द न्यू क्रिटिसिज्म. दैट मीन्स जॉन क्रो रैंजम की बुक आई थी द न्यू क्रिटिसिज्म, उससे इस मोमेंट का नाम न्यू क्रिटिसिज्म पड़ा था. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1941. इसका मतलब ये नहीं था कि न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कोई वर्क तब तक पब्लिश नहीं हुआ था, हुए थे वर्क, बट जो ये नाम है ये जॉन क्रोरेंजम की बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से लिया गया. जैसे कि हम देख सकते हैं उससे पहले भी राइटर्स ने वर्क लिखे थे इसके रिगार्डिंग. जैसे अर्ली सेमिनल वर्क्स इन द ट्रेडिशन वर दोज ऑफ द इंग्लिश क्रिटिक्स लाइक आई ए रिचर्ड्स. जैसे आई ए रिचर्ड्स का नाम इसमें सबसे टॉप में आता है, और विलियम एमसन का एंड टी एस इलियट का, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे. तो आई ए रिचर्ड का वर्क है प्रैक्टिकल criticism in 1929, and William Emerson's work Seven Types of Ambiguity in 1930. सो आपने विलियम एमसन का वर्क का नाम भी जरूर सुना होगा, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें. तो ये वर्क्स जो है ये 1941 से पहले आ चुके थे, बट यहाँ पे जो चीज है, जो नाम है, वो उन्हीं के ऊपर पड़ा है, जो कि मैंने बताया जॉन क्रो रेंजम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. साथ ही साथ में इंग्लिश पोइट टी एच इलियट ऑल्सो मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस विद हिज क्रिटिकल एसेज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1917. दैट मीन्स टी एस इलियट ने भी कंट्रीब्यूट किया था अपने क्रिटिकल एसे, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. ये भी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये जो इम्पोर्टेंट ऐसे है टी एस इलियट का, इसका भी नाम ध्यान में रखेंगे. एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1919. इसका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे. द मूवमेंट डिड नॉट हैव ए नेम हाउएवर अंटिल द अपीयरेंस ऑफ जॉन क्रोरेंजम्स द न्यू क्रिटिसिज्म विच वॉज पब्लिश्ड इन 1941. वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसमें जो है न्यू क्रिटिसिज्म में अगर कुछ मैटर करता है ना, तो वो है टेक्स्ट इटसेल्फ. दैट मीन्स इसके बैकग्राउंड में फिर कुछ कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. सो इन शॉर्ट हमने बात कर ली है कि जो भी है कि क्लोज रीडिंग होनी चाहिए टेक्स्ट की. ये क्रिटिसिज्म की, न्यू क्रिटिसिज्म की स्टाइल थी. और जो टेक्स्ट होता है वो सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ वर्क होता है, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट होता है. दैट मीन्स कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसके आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की या फिर बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की. न्यू क्रिटिसिज्म जो थे वो में जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि मतलब ऑथर का बैकग्राउंड, उसकी इंटेंशन वो जरूरी नहीं है. रीडर के इमोशंस और फिजिकल रिस्पॉन्स भी जरूरी नहीं है. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये सब भी जरूरी नहीं है. तो होप आपको ये समझ में आई होगी ये टर्म. जो वो कहते थे कि टेक्स्ट जो है वो अपने आप में ही सेल्फ कंटेन्ड है, और जो आपको पेज पे नजर आ रहा है सिर्फ आपको उस पे ध्यान देना है. सो दैट मीन्स कि उसकी एस्थेटिक क्वालिटीज पे, जैसे कि वो टेक्स्ट है कैसा, उसकी उस एस्थेटिक फॉर्म पे जोर डालो, उसकी लिटरेरी स्टडी करो आप. जैसे उसके फॉर्म है, स्ट्रक्चर है,
कैरेक्टराइजेशन है, लैंग्वेज है, टोन है, सिंबल, मेटाफर, इन सब चीज़ों पे जोर डालो, ना कि तुम उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करो या फिर राइटर की बायोग्राफी जानने की कोशिश करो, वो ऐसा कहते थे। साथ ही साथ में इसमें जो इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो दो कॉन्सेप्ट आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी में, इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी। क्यों? अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे, बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करोगे, या फिर रीडर के बारे में जानने की कोशिश करोगे, या रीडर का रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करोगे, या राइटर किस मूड में लिख रहा है या कैसा वर्क लिखता है, अगर आप इस पे जानने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दो टाइप की गलती हो सकती है। फैलेसी मतलब मिस्टेक, इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी, इसमें डिफरेंस क्या है, दैट मीन्स क्या कहना चाहते हैं। तो इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। न्यू क्रिटिक्स ये बिलीव करते थे कि जब कोई भी टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली आप नहीं देख पाते हो, उसमें फेल हो जाते हो, तो उसमें होता है इंटेंशनल फैलेसी। दैट मीन्स कि ऑथर की आप इंटेंशन जानने की कोशिश करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आप वो जो टेक्स्ट है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। सो कोई भी हम अगर कोई टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं और वहां पे हम ऑथर के इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं कि उसने ये वर्क किस तरीके से लिखा होगा या किस टाइम पे लिखा है, या उसके मूड को जानने की कोशिश करेंगे, उसके टाइम को जानने की कोशिश करेंगे, तो उसकी इंटेंशन पे हम जाएंगे और इंटेंशन हम जानेंगे तो वो जो है फैलेसी हो जाएगी। दैट मीन्स कि उसको जो टेक्स्ट को जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं उसे। सेकंड चीज है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी जो है वो है कि इसमें जो कह रहे हैं कि ये भी अवॉइड करनी चाहिए जब आप एक टेक्स्ट पढ़ते हो, ऐसा जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन अगर आप रीडर के जानना चाहते हो, जब भी आप टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप इमोशनल और साइकोलॉजिकल अगर रिएक्शन रीडर के जानना चाहोगे कि वो उसने जब ये टेक्स्ट पढ़ा तो उसको कैसा फील हुआ, उसके इमोशंस को जानने की कोशिश करोगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इफेक्टिव फैलेसी में आती हैं, क्योंकि जो है हर जो इंसान है, हर जो रीडर है उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो अलग होता है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना है तो वो इंडिपेंडेंटली पढ़िए, क्योंकि सबका अपना जो है पर्सनल व्यूज होते हैं उस पर। तो पर्सनल बायस से दूर रहने के लिए, अफेक्टिव फैलेसी से दूर रहने के लिए एक टेक्स्ट को रीडर के रिएक्शंस पे नहीं जाना चाहिए। होप आपको इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगर इन क्रिटिक्स की बात करें कि दैट मीन्स कि यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म के, वो आइए रिचर्ड्स की बात कर ली, विलियम एम्सन की बात कर ली, टीएस इलियट की बात कर ली, तो इनके वर्क्स भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे विलियम एम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो मैंने बताया, टीएस इलियट, जॉन क्रोरेंजम, क्लिंथ ब्रूक्स, एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, रेनी वेलैक, विलियम विमसेट एंड मुनरो बियर्डस्ली। और जब भी हम इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी की बात करते हैं तब विलियम विमसर्ट और मुनरो बियर्डस्ली की बात आती है, क्योंकि उन्होंने ये टर्म दिया है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।